दोस्तों आज पेश है प्रेत आत्मा की वापसी। ये एक और चित्र है दोस्तों। प्रो प्रोफेसर आशिंत राय भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। अमित और रजनी उनकी सिर्फ दो ही संतानें थीं। आशिंत राय अपने बच्चों को भी अपनी तरह महान बनाना चाहते थे, इसलिए आज वह अपने बच्चों को अमित और रजनी को उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजने के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उपस्थित थे। बेटा अमित, अमेरिका जाकर तुम खूब खूब मन लगाकर पढ़ना और अपनी छोटी बहन रजनी का भी ध्यान रखना। पापा, मैं क्या बच्ची हूँ जो भैया मेरा ध्यान रखेंगे? हाँ हाँ हाँ, डैडी सचमुच आप रजनी को बच्ची मत समझिए। अमेरिका जाकर यह अपने को क्या उल्टा मेरा ही ध्यान रखेगी। तभी स्पीकर में आवाज गूंजने लगी, कृपया यात्री ध्यान दें, एयर इंडिया का न्यूयॉर्क जाने के लिए बोइंग विमान तैयार है। सभी यात्रियों से प्रार्थना है कि वे सिक्योरिटी चेक करवाने के लिए प्रस्थान करें। तुम लोग, प्लेन का वक्त हो गया है बच्चों, चलो जल्दी करो। ओके डैडी। और अमित और रजनी प्रोफेसर राय के पांव छूकर विदा ली। अच्छा डैडी, अब हम चलते हैं। हमें आशीर्वाद दें डैडी, ताकि हम आपकी आशाओं को पूरा करके लौटे। जाओ मेरे बच्चों, ईश्वर तुम्हारे सफल करे। और सिक्योरिटी चेक से गुजर कर अन्य यात्रियों के साथ वह लगे एयरपोर्ट की बस के द्वारा रनवे की ओर प्रस्थान कर गए, जहां एयर एरिया का बोइंग विमान अमेरिका की उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ा था। सभी यात्री प्लेन में पहुंचते ही प्लेन का द्वार बंद हो गया और प्लेन रनवे पर उड़ने दौड़ने लगा और धीरे धीरे ऊंचा उठकर आकाश की ऊंचाई को छूने लगा। लगभग 1 घंटे की उड़ान के बाद, भैया इतनी ऊंचाई पर हमारे देश की धरती कितनी सुंदर दिखाई देती है। यकीनन हमारा देश ही बहुत सुंदर है। याद है भारत में प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तभी अचानक विमान में एक तेज झटका लगा और विमान बुरी तरह डगमगा गया। विमान में को लगने वाले झटके के कारण सभी यात्री बुरी तरह घबरा गए। भगवान, क्या हो गया? उफ, यह तो झटका कैसा था? विमान को लगने वाला झटका अकेला नहीं था, बल्कि उसके बाद रह रहकर विमान को नियंत्रण झटके लगने लगे। भैया, यह प्लेन इस तरह झटके क्यों खा रहा है? लगता है प्लेन का इंजन में कोई खराबी उत्पन्न हो गई है, उसी कारण प्लेन झटके ले रहा है। तभी विमान की परिचालक की आवाज गूंजी, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें खेद है कि प्लेन के इंजन में कुछ खराबी उत्पन्न हो गई है। हम लोग उसे ठीक करने में पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप घबराइए नहीं। फिलहाल हमारी मजबूरी यह है कि हम लोग प्लेन को कहीं उतार भी नहीं सकते, क्योंकि इस समय प्लेन समुद्र पर उड़ रहा है। सब लोग कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें। यह सुनते ही यात्रियों के बीच में भय आतंक फैल गया। ईश्वर हमारी रक्षा करना, हमें सही सलामत घर पहुंचा जाना मेरे खुदा। ओ अमित भैया, अगर जल्दी विमान ठीक नहीं हो तो क्या हुआ? भगवान पर भरोसा रखो रजनी, सब ठीक हो जाएगा। मत बोलो, हमारे साथ डैडी का आशीर्वाद है, हर वक्त मुसीबत में रक्षा करेगा। तभी विमान एक और पहले से ज्यादा तेज झटका लगा और अचानक ही विमान सैकड़ों अभागे व्यक्ति अपने गर्भ में समेट कर तेजी से स- के साथ समुद्र की ओर की तरफ गिरने लगा। मौत को सामने देख सभी यात्री के कंठ से चीखें निकल गई, अब हम सबकी मौत निश्चिंत है, बचाओ। ठीक तभी विमान समुद्र की सतह से टकराया और एक तेज धमाके के साथ विमान के टुकड़े होकर पानी में सतह पर बिखर गए। और साथ ही समुद्र की विशाल छाती में चारों तरफ विमान के अभागे यात्रियों की लाशें लाशें बिखर गई। और किंतु इसे चमत्कार ही कहा जाएगा कि से अमित मौत अमित और रजनी के पास से होकर गुजर गई। वे दोनों भयानक दुर्घटना में मारे नहीं थे, बल्कि बेहोश हुए थे। बल्कि अमित और रजनी बेहोश शरीर पानी में बहकर समुद्र में स्थित एक टापू के किनारे आ लगे। कुछ देर पश्चात टापू में पड़े
धीरे-धीरे होश आने लगा। और अमित दोनों हाथों अपने सिर पर पकड़कर उठ बैठा और जैसे ही उसकी दृष्टि समुद्र में पड़ी, उसके कंठ से हृदय-विदारक चीख निकल गई, क्योंकि समुद्र में अभी भी कई यात्रियों की लाशें तैर रही थी। नहीं, अचानक अमित रजनी का ध्यान आया, वह घबरा कर इधर उधर देखने लगा। हे भगवान, पता नहीं रजनी को क्या हुआ होगा। तभी दूर किनारे पर बेहोश पड़ी रजनी दिखाई दी। वह दौड़कर उसके पास पहुंचा, उसकी नब्ज देखने लगा। अगले ही पल होठों पर संतोष भरी सांस थी। ओह, शुक्र है मेरी मेरी भगवान, मेरी गुड़िया जैसी बहन अभी जीवित है। फिर वह रजनी के चेहरे पर पानी के छींटे मारकर उसे हौसला लाने की कोशिश करना लगा। रजनी रजनी, होश में आओ। कुछ देर पश्चात रजनी धीरे धीरे होश में आने लगी। आह, मैं कहाँ हूँ? भगवान का लाख लाख शुक्र है मेरी बहन को होश आ गया। जैसे ही उसकी दृष्टि पास अमित पर पड़ी, उठकर बैठ गई। अरे भैया अमित, हमारा प्लेन क्रैश हो गया था, लेकिन हम लोग जीवित कैसे बच गए? शायद इस प्लेन दुर्घटना में सभी यात्री मारे गए हैं। हम दोनों बेहोशी की अवस्था में पानी में बहते हुए यहाँ किनारे पर आ पहुंचे। शायद यह पिताजी का आशीर्वाद का फल है। हम दोनों उनकी भयानक दुर्घटना से भी जीवित बच गए। भैया इस समय कहाँ है, और इस समय इस जगह का क्या नाम है? इस जगह का नाम क्या है? और मुझे यह नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि हाँ, यह समुद्र के बीच में स्थित कोई टापू है। परंतु यहाँ दूर दूर तक तो कोई समुद्र में पानी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। फिर हम अपने देश में वापस कैसे जाएंगे? घबराती क्यों है पगली? जब भगवान ने जिंदा रखा है तो यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता भी निकल आएगा। अमित भैया, अब हम यहाँ से जाएंगे तो टापू से दूर दूर वीरान वीरान नजर आ रहा है। आओ चलकर देखते हैं, हो सकता है टापू पर कोई बस्ती इत्यादि हो। बस फिर अपना समूचा साहस एवं शक्ति बटोर कर अमित व रजनी एक दिशा में चल पड़े। उन्हें नहीं मालूम था कि वह कहाँ जा रहे हैं, उनकी मंजिल कहाँ है, और आगे आगे उनका सामना किस खतरों से हो सकता था। कुछ देर चलने के बाद अपनी रजनी खुद को एक घने जंगल में पाया। भैया, हम लोग तो घने जंगलों में आ घुसे। चिंता मत कर रजनी, कुछ दूर चलने पर शायद आगे कोई बस्ती वगैरह मिल जाए। परंतु वे लोग अभी अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि रजनी के ऊपर एक अजगर ने आक्रमण कर दिया। आह भैया बचाओ! रजनी की चीख सुनकर अमित ने घूमकर देखा तो उसके होश उड़ गए। हे भगवान, अब क्या करूं? और फिर कुछ सोचकर अमित ने फुर्ती से अपनी जेब में गया। उसका हाथ बाहर आया और एक पल काटने वाला चाकू चमक रहा था। अमित ने आगे बढ़कर चाकू का भरपूर वार अजगर की पूंछ पर किया। पर वार होते ही रजनी का शरीर अजगर की पकड़ ढीली हो गई और रजनी फुर्ती से अपनी उसकी पकड़ से बाहर निकल गई। फिर फिर जैसे ही अमित ने दूसरा वार कर पाता, अजगर ने अपनी घायल पूंछ से वार किया और इससे पहले अमित संभल पाता, उस पलक झपकते ही अजगर ने उसके शरीर के चारों ओर से लपेट लिया। ये भगवान, मेरे भाई की रक्षा करना! अमित का दम घुटने लगा। उसकी आंखें के सामने मौत नाच उठी, किंतु उसने अमित ने पूरी हिम्मत बटोर कर चाकू वाला हाथ के अजगर के बंधन को आजाद कर लिया और एक भरपूर वार उसकी गर्दन पर कर दिया। गर्दन पर वार होते ही अजगर की पकड़ ढीली हो गई और अमित उसकी पकड़ से बाहर आ गया। अजगर शरीर जमीन पर गिरकर कुछ ही क्षण तड़पा और शांत हो गया। अजगर को मरते देख रजनी अमित से लिपट गई। भैया, तुम ठीक हो तो हो ना? घबरा मत पगली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जंगल में वैसे भी ऐसे जानवरों का सामना होता रहता है। वह दोनों आगे बढ़ने लगे। काफी दूर चलने के बाद एक जगह ठिठकी, शायद भैया अब आगे बढ़ना बेकार है। मुझे लगता है वीरान टापू पर कोई नहीं रहता। शायद तुम ठीक कह रही हो रजनी। अब मुझे भूख लगने लगी है। तुम यहाँ बैठो, मैं पेड़ों से फल तोड़ करता हूँ। हमें जल्दी पेड़ों से फल तोड़ ला लो रजनी, फल खाओ, और जंगल में हमें फल खाकर ही गुजारा करना होगा। और कुछ देर बाद, भैया अब तो रात होने वाली है,
यह जंगल और भी भयानक हो जाएगा, जंगली जानवर से भरा है, हमें रात को कहाँ सोएंगे। आज हमें इन पेड़ों पर रात गुजारनी पड़ेगी। तुम सो जाना, मैं रात को जाकर पहरा दूंगा। फिर दोनों पेड़ पर चढ़कर सो गए और अमित वहीं बैठकर उसकी हिफाजत करने लगा। रात भर उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। सुबह उठकर वे दोनों पेड़ से उतरे और आगे बढ़ने लगे। काफी दूर चलने बाद, भैया हम रास्ता भटक कर काफी आगे आ गए हैं। तुम ठीक कहती हो रजनी, किंतु हम आगे बढ़ने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। मुझे तो लगता है कि हमें अपने घर वापस कभी नहीं लौट पाएंगे, इस जंगल में भटक कर मर जाएंगे। हिम्मत से काम लो रजनी, अगर ईश्वर ने चाहा तो हम यहाँ से निकलने का कोई अवसर, कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। क्या आज की रात हम किसी पेड़ पर गुजारनी होगी। तुम चिंता मत करो रजनी, मैं कोशिश करूंगा कि आज रात होने से पहले तुम्हें सुरक्षित स्थान ढूंढ लूं। मेरी एक राय है भैया, क्या क्यों न हम वापस समुद्र के तट पर लौट चल आए, कम से कम किसी जंगली जानवर का खतरा तो नहीं होगा। अब हमारे लिए वापस लौटना मुश्किल है रजनी, वैसे भी समुद्र के किनारे जाकर करेंगे क्या, क्योंकि वहां हमें यहाँ से निकलने का कोई साधन नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर जल्दी से रात गुजारने की सुरक्षित स्थान ढूंढो। फिर शाम होने पर अमित व रजनी ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां जंगल के बीच में छोटी सी पहाड़ी के नीचे मैदान था। उस मैदान में पांच व्यक्ति बातें कर रहे थे। उस जंगल में उन व्यक्तियों को देखकर अमित और बुढ़ित चौके छिपकर उनकी बातें सुनने लगे। बाद समय टापू पर आए कई दिन बीत गए हैं। अब कबीले अब उस कबीले तक पहुंचने में हमें कितने दिन लगेंगे। नक्शे के अनुमान, कबीले तक पहुंचने में हमें कम से कम 2 दिन और लगेंगे। मैंने सुना है उस कबीले के लोग भी विदेशी को अपने भूमि पर देखना पसंद नहीं करते। तुमने बिल्कुल ठीक सुना है माइकल, वहाँ कबीलेवासी बहुत असभ्य और खतरनाक है। अगर ऐसी बात है तो फिर हम उस कबीले में कदम कैसे रखेंगे। अगर आदिवासी आदमखोर हुए तो हम सबको मारकर खा जाएंगे। तुम चिंता मत करो पीटर, वक्त आने पर कबीले वाले से बचने का कोई कोई तरीका ही निकल ही निकाल ही ले निकल ही जाएगा। लेकिन बस फर्ज करो कि वक्त आने पर वह कोई तरकीब काम ना आई तो फिर क्या होगा। फिर अपने चौथे साथी की बात सुनकर डोगा एक भयंकर कहका लगा, यार नंबर एक तो ऐ- ऐस, ऐसा होगा नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो कबीले वाले हमारे आधुनिक हथियारों के आगे क्या कर पाएंगे। हम लोगों के पास इतनी मात्रा में गोली हथगोले और गोलियां मौजूद हैं कि हम चाहें तो पल भर में पूरे कबीले को कब्रिस्तान में बदल सकते हैं। और फिर उसके देवता का खजाना तलाश करने में हम समुद्र से किनारे पहाड़ियों के बीच छिपी अपनी मोटर लॉन्च द्वारा यहाँ से निकल जाना, और हमें लोगों के लिए क्या मुश्किल होगा। उन लोगों की बातचीत सुनकर रजनी और अ, अमित सन्नाटे में रह गए। फिर कुछ सोचकर फुसफुसाहट में रजनी से बोली, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली रजनी। ये लोग अपनी योजना के इस कबीले वालों को खजाना लूट कर यहाँ से भागेंगे तो हम इसका पीछा करते हुए इनकी मोटर बोट लॉन्च में पहुंच जाएंगे, और फिर इन्हीं की मोटर लॉन्च में छिपकर स्वयं सभ्य संसार में पहुंच जाएंगे। कैसी बातें करते हो भैया, इन लोगों की बातचीत से पता तो लगता है कि ये लोग कितने खतरनाक हैं। अगर इन्होंने अपनी मोटर लॉन्च में हमें छिपे देख लिया तो हम दोनों को किसी वक्त भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अपने देश वापस पहुंचने के लिए हमें इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा रजनी। दूसरी ओर तरफ दुनिया से के खतरनाक मुजरिम टोगा और उसके साथियों के बीच इसी विषय में बातचीत हो रही थी। बस जिस खजाने को लूटने के लिए हम लोग इतना रिस्क उठाकर इतनी दूर आए हैं, आपका अंदाजा उस खजाने की कीमत कितनी होगी
जिस किताब में मैंने उस खजाने के बारे में पढ़ा था, उसके अनुमान खजाने की कीमत का अंदाज़ा लगाना लगभग असंभव है। लेकिन फिर भी संक्षेप में इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर उस खजाने को प्राप्त प्राप्त कर लें, तो छोटे से देश को अवश्य खरीद सकते हैं। अभी अमित और रजनी उन लोगों की बातचीत सुन रहे थे कि तभी पीछे से किसी ने भूत की तरह दो व्यक्ति प्रविष्ट हुए। उनके उन दोनों के पीठों पर गने टका दी। खबरदार, अगर हिलने की कोशिश की तो गोली से भून देंगे। अमित और रजनी स्तंभ रह गए। क्या मालूम कि वह डोगा के कुछ और साथी भी मौजूद हैं। उन्हें हाथ उठाकर घूम जाने का आदेश मिला तो वे दोनों हाथ उठाकर घूम गए। तुम दोनों कौन हो और यहाँ छिपकर क्या सुन रहे हो? इस बदलती स्थिति को एक पल में रजनी और अमित बुरी तरह घबरा गए दिया। तुरंत एक दूसरे ही पल अमित समय संभाल कर बोला, आप लोग हमें गलत मत समझिए। दरअसल हम दोनों भाई बहन हैं। विमान द्वारा अमेरिका जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमारा विमान खराब हुई उत्पन्न हो गई और हमारा विमान समुद्र में गिरकर क्रैश हो गया। विमान में सवार सभी यात्री मारे गए। केवल हम दोनों भाई बहन जिंदा हैं, बचे हैं। रास्ता भटक कर यहाँ तक आ पहुंचे हैं। ठीक है, चुपचाप हमारे साथ चलो। कोई चालाकी कोशिश मत करना। वह दोनों अमित और रजनी को अपनी गने की नोक पर कवर किए हुए उसी गुफा के बाहर बैठे आप पास डोवा के पास पहुंचे। अरे विलियम और मैक, तुम दोनों तो मोटर बोट की खाने का सामान लेने गए थे। फिर ये दोनों को कहाँ से पकड़ लाए? कौन है ये दोनों? बस इनका कहना है कि इनके विमान विमान द्वारा अमेरिका जा रहे थे। रास्ते में इनके टापू पर आकर इनका विमान क्रैश हो गया और रास्ता भटक कर यहाँ आ गए। यह दोनों पेड़ के पीछे छिपकर आपकी बातें सुन रहे थे, इसलिए इन्हें पकड़ लिया। वेरी गुड, तुम दोनों यहाँ लाकर मेरी बहुत बड़ी मुश्किल को आसान कर दिया। मैं आपका मतलब नहीं समझा बॉस। अब मैं इन कबीले वासियों के देवता को बलि चढ़ाने के लिए इन दोनों को भेंट कर दूंगा, जिससे कबीले के सरदार खुश होकर हमें बहुत कबीले में रहने की इजाजत देंगे। और आओ, इसे बांध जाकर गुफा में बांध डाल दो। दोनों उन दोनों व्यक्तियों ने डोगा की आज्ञा का पालन करते हुए अमित और रजनी को रस्सियों से जकड़कर पास के ही पहाड़ी पहाड़ी गुफा में डाल दिया। अब क्या होगा भैया? लगता है हमें कबीले में जाकर बलि चढ़ाने के लिए कबीले वालों को सौंप देंगे। निराश होने से भी कुछ नहीं। क्या होगा रजनी? अब तो भगवान ही मालिक है। वही हमें इन जालिमों के चंगुल से बचा सकता है। क्या हम दोनों किसी तरह यहाँ से भाग सकते हैं भैया? यहाँ से भागने का केवल एक ही रास्ता है। वह किसी तरह हमारे बंधन खुल जाए और लोग हमारे हाथ पैर इतने कस कर बांधे हैं कि खोलना आसान नहीं। अभी तभी वे इस नई मुसीबत से निकलने का रास्ता सोच ही रहे थे, अचानक शीशे जैसी पारदर्शी इंसानी छाया प्रकट होकर होकर चलती हुई उनके सामने आकर खड़ी होगी। अरे ये क्या है? उस परछाई को देखकर अमित और रजनी बुरी तरह चौंक गए। किंतु जैसे ही अमित ने परछाई के चेहरे को गौर किया, वो चौंक गया। अरे परछाई तो शक्ल बिल्कुल तुम्हारी जैसी है रजनी। हाँ भैया, यह परछाई तो शीशे की तरह परछाई है। मुझे इस शीशे वाली दीवार बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। लेकिन यह है कौन और यहाँ क्यों आई? यह तो मैं खुद उसी से पूछ लो। तभी परछाई उनके होठिले और गुफा में शांत गंभीर स्वर में गूंज उठा। स्वर सुनकर ऐसा लगा जैसे मानो किसी गहरी घाटी से बोल रही हो। मुझे देखकर आश्चर्यचकित न हो। अमित व रजनी होठ एकाक कोई बोल न फूटा सका। वह परछाई को लेकर दोनों मस्तिष्कों में अनेक प्रश्न उठ खड़े हुए थे। फिर रजनी का समूचा सांस बटोर कर बोली, तुम कौन हो? तुम्हारी शक्ल मुझसे क्यों मिलती है? घबराओ मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ। इसलिए इस जन्म की नहीं, बल्कि पिछले जन्म की। पिछले जन्म में तुम मेरी बेटी थी और यहाँ कबीले की रानी। यह क्या आप क्या कह रही हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ बेटी।
क्योंकि आत्माएँ कभी झूठ नहीं बोला करती। यह वर्षों पहले की बात है जब यहाँ की रानी होने के नाते तुम यह चाहती थी कि तुम्हारे कबीले का संबंध संसार से जुड़ जाए ताकि इस कबीले के जंगली और असफल लोगों की तरक्की कर सके। लेकिन कबीले के दुष्ट ओझा मांगड़ू मा माडूंगा यह नहीं चाहता था। वह कबीले का संबंध सभ्य संसार से हो, क्योंकि वह जानता था कि अगर ऐसा होगा तो फिर यहाँ जादू टोने पर कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए उसने एक दिन मौका देखकर तुम्हें मार डाला और इसी कारण मरने के बाद आज तक मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। हाँ, इस ओझा ने तुम्हारी तर, तुम्हारी तरह दूसरा जन्म ले लिया है। इस समय वह कबीले के सरदार है और इस जन्म में तुम्हारी किस्मत यह लिखा है कि तुम उसे मार कर न सिर्फ अपने पिछले जन्म का बदला चुकाओगी बल्कि फिर से यहाँ की रानी बनोगी और मेरी भटकती आत्मा को शांति मिलेगी। और देखो संयोग से तुम इस काम की पूर्ति के लिए दोबारा इस धरती पर ला पटका है। लेकिन इस स्थिति में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप देख ही रही हैं कि इस समय हम बुरी तरह मजबूर हैं। चिंता मत करो। इसे इसे मारने में तुम्हारी हर संभव मदद करूँगी और देवता तुम्हारी रक्षा करेंगे। अगर ऐसी बात है तो फिर हमारे बंधन खोल दीजिए। मैं ऐसा करने में विवश हूँ क्योंकि मैं सिर्फ एक आस्तिक आत्मा हूँ जिसमें कोई शरीर नहीं है। इसलिए तुम्हारे बंधन ने भी नहीं खोल सकती। तभी बाहर किसी की आट हुई। अच्छा अब मैं चलती हूँ। देवता तुम दोनों की रक्षा करे। फिर समय-समय पर तुम लोगों से मिलती रहूँगी। इतना कहते हुए परछाई अमित और रजनी की आश्चर्य जगत छोड़कर वहाँ से गायब हो गई। परछाई के गायब हो जाने के कुछ देर बाद ही सन्नाटा छा गया और रजनी बोली, भैया इसका मतलब यह हुआ कि यह शायद मेरी किस्मत में पहले ही लिखा था हमारा प्लेन क्रैश हो, फिर हम ये टापू पर पहुँचे और इन बदमाशों की कैद में फँस जाएँ। तुम ठीक कहती हो रजनी, शायद यह सब हमारी किस्मत का खेल है। सुबह होने पर दो व्यक्ति गुफा में उनके पास आए और पैरों के बंधन खोल दिए। चलो, बॉस ने तुम्हें बाहर बुलाया है। फिर तो रजनी और अमित को लेकर गुफा से बाहर आ गई, जहाँ लोग चलने के लिए तैयार थे। पीटर तुम लोग पीटर इन दोनों को ले जाकर पीछे घोड़े पे बैठा दो। यश पास उन दोनों को घोड़ों पे बैठते ही डोगा के आदमी उन्हें घेर कर आगे बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें कई कठिनाई का सामना करना पड़ा लेकिन वह बिना रुके आगे बढ़ते रहे। फिर शाम होने पर वे मौत की घाटी में पहुंच गए। साथियों नक्शे के अनुसार हम इस कबीले की सीमा सीमा के करीब पहुंच गए हैं। आज रात हम इसी घाटी में रुकेंगे। तभी अभी चारों तीर उनके आसपास आकर गड़े। बास लगता है कबीले के सैनिक ने हमें देख लिया है। तुम ठीक कहते हो पीटर। बास आप कहें तो उन पर फायरिंग करें। बेवकूफ जैसी बात मत करो। योजना के अनुसार हमें उनके सामने आत्मसमर्पण करना है, उनसे दोस्ती करनी है। उससे अच्छा मौका क्या मिलेगा। सभी पहाड़ियों के पीछे से निकलकर वासियों उन्हें चारों ओर से घेर लिया। कौन हो तुम लोग और हमारे इलाके में क्यों बढ़ रही हो? तुम लोग शिकारी हम लोग शिकारी हैं और तुम्हें सरदार को एक उपहार भेंट करना चाहते हैं। क्या उपहार भेंट करना चाहते हैं तुम हमारे सरदार को? वो उधर घोड़े पर जो लड़का लड़की बैठे हैं उन्हें तुम्हारे सरदार को भेंट करेंगे ताकि उनका सरदार चंद्रमा की रात को इनकी देवताओं पर बलि चढ़ाकर खुश कर सके। ठीक है, हम हम तुम्हें अपने सरदार के पास ले चलते हैं। ध्यान रहे अगर तुम लोगों ने हमारे साथ कोई भी चालाकी खेलने की कोशिश की तो तुम में से एक भी नहीं बचेगा। बेफिक्र रहो, ऐसा कोई इरादा नहीं है। और आदिवासी उन्हें घेर कर कबीले की ओर ले चल पड़े। करीब 4 घंटे के बाद वे जंगलियों के कबीले में पहुंचे। वहां मैदान में एक ऊंचे सिंहासन पर उनका सरदार बैठा था। आओ जंगूरा, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अरे तुम्हारे साथ ये विदेशी कौन है? सरदार, यह लोग शिकारी हैं और आपको उपहार भेंट करना चाहते हैं। क्या उपहार भेंट करना चाहते हैं तुम हमें? सरदार, देवता पर चढ़ाने के लिए यह लड़का और लड़की आपको भेंट करना चाहते हैं। हम
तुम लोगों से खुश हुए और तुम्हारी भेंट स्वीकार करते हैं। आज तुम लोग हमारे दोस्त हो। पूर्णिमा की रात को तुम कबीले की में मेहमान बनकर रहोगे और पूर्णिमा की रात देवता इनकी बलि चढ़ाने के बाद हम तुम्हें बहुत सी दौलत देकर यहाँ से विदा करेंगे। धन्यवाद सरदार। और जगूरा में मेहमानों को ठहरने का प्रबंध करो। इन दोनों को ले जाकर कैद खाने में डाल दो। जो आज्ञा सरदार। और सैनिक अमित और रजनी को ले जाकर कैद खाने में डाल दिया। भैया अब क्या होगा सरदार। तो हमें कैद खाने में डाल दिया। भगवान पर भरोसा रखो रजनी, सब ठीक होगा। उधर सरदार झोपड़ी में एक विश्वसनीय साथी टोला आपस में बात कर रहे थे। सरदार आप यह क्या कह रहे थे। सरदार उन लोगों की बलि चढ़ाने के बाद आप उन विदेशियों को यहाँ से जाने देंगे। आपने यह सोचा कि वह लोग यहाँ से चले गए तो सब संसार के लोग को हमारे बारे में सब कुछ बता देंगे। तुम चिंता न करो टोला, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ इन लोगों को इतनी आसानी से जाने दूंगा। सुनो, उन दोनों छोकरा छोकरी के साथ उन सब की भी बलि चढ़ा देंगे। उनका मांस अपने कबीले में बांट देंगे। हा हा हा। दूसरी तरफ कैद खाने में अमित और रजनी उदास बैठे। तब वहां परछाई प्रकट हुई। बच्चों, तुम दोनों क्या सोच रहे थे हो? आप आप और यहाँ। हाँ, मैं यहाँ तुम्हारी सहायता करने आई हूँ। अब अब हमारी क्या सहायता करेंगी? 2 दिन बाद तो सरदार हमारी बलि चढ़ाने वाला है। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं अभी अभी उन बदमाशों की योजना मालूम करके आ रही हूँ। वह लोग ओझा के खजाने का पता मालूम करने जा रहे हैं और ओझा खजाने का पता जानने के बाद वह ओझा को जान से मार देंगे और तुम ओझा को बचा लो तो वह बलि वाले दिन तुम्हारी सहायता करेगा। क्योंकि इस कबीले के लोग का एक खास बात होती है कि जो उसकी जान बचाता है वह उसके लिए जान तक दे सकता है। इसलिए हम उसे कैसे बचा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ खुद कैद है। इस उसकी तुम चिंता मत करो। दरअसल इस कैद खाने से बाहर निकलने के लिए गुप्त रास्ता भी है। गुप्त रास्ता? आप क्या कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ। इस कैद खाने की बाईं तरफ एक दीवार में काला पत्थर लगा है, जिसे दबाते ही रास्ता अपने आप खुल जाएगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। इतना कहते ही परछाई वहां से गायब हो गई। और परछाई के गायब होने के बाद दोनों फुर्ती से उठकर कैद खाने की बाई दीवार के पास पहुंचे। दीवार पर लगा काला पत्थर दबा दिया और घर की आवाज के साथ ही ये फर्श अपनी जगह से हट गया और नीचे जाने का रास्ता सीढ़ियाँ दिखाई देने लगी। चलो जल्दी से नीचे उतरो रजनी, हम हमारे पास समय बहुत कम है। और उधर ओझा की झोपड़ी में अपनी योजना अनुसार डोगा उनके साथियों ने ओझा को अपने कब्जे में कर लिया। बताओ तुम्हारे देवता का खजाना कहाँ छिपा है? मां, मुझे मालूम नहीं खजाना कहाँ है। झूठ मत बोलो, हम जानते हैं कि तुम से मालूम है। तुम साथ सीधी तरह बता दो खजाना कहाँ है, वरना तुम्हारे जिस्म की बोटी बोटी अलग कर दूंगा। भले ही तुम मुझे जान से क्यों ना मार दो, लेकिन तुम्हें खजाने का पता नहीं बताऊंगा। ओझा, तू तू तो क्या तेरी लाश भी हमें खजाने का पता बताएगी? नहीं नहीं। तभी अमित रजनी गुप्त गुप्त रास्ते से वहां पहुंचे और वह दोनों झोपड़ी से बाहर एक खिड़की के पास छुप कर अंदर का दृश्य देखने लगे। भैया, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा वरना वास्तव में ओझा को मार डालेंगे। ठहरो, मैं अभी कुछ करता हूँ। कुछ देर सोचकर अमित पास जमीन में पड़ा पत्थर उठाया और अंदर जल रही मसाल पर दे मारा। पत्थर मसाल पर लगते ही मसाल नीचे गिरकर बुझ गई और अंधेरा छा गया। अरे, यह क्या अंधेरा कैसा हो गया? तभी रजनी के कान में कुछ कहा और अगले ही पल हा 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 हुआ। विलियम, लगता है कोई गड़बड़ हो गई। कबीले वाले हमें यहाँ देख लिया। अब हम मारे जाएंगे। जल्दी ही यहाँ से भागो। यश बॉस। और उनके वहां से जाते ही अमित और रजनी अंदर। अमित ने ओझा के बंधन खोल और रजनी पूर्ण मसाल जला दी। अगर तुम सही समय पर नहीं आते, वह लोग मुझे जान से मार डालते। मैं तुम दोनों को यहाँ ऐसा कभी नहीं भूल सकता। मगर तुम दोनों हो कौन? सरदार, हमें सरदार की कैद कैद कर रखा है और हम दोनों 2 दिन बाद बलि देना चाहता है।
लेकिन तुम यहाँ पहुँचे, कैसे पहुँचे? यह एक राज की बात है जो अभी आपको नहीं बता सकते। तभी वहाँ परछाई प्रकट हुई। राजमाता आप? हाँ ओझा, इस लड़की के चेहरे को ध्यान से देखो। तुम्हें इसके चेहरे पर अपनी भूतपूर्व रानी की तस्वीर दिखाई देगी नहीं देगी देती? यदि तुम तांत्रिक गणना करने करके देखो, तो तुम्हें पता चल जाएगा यह पिछले जन्म में तुम्हारी रानी थी और यह दूसरा जन्म लेकर तुम्हारे सरदार जराकू को अपने पिछले जन्म का बदला चुकाने वापस आई है। इसलिए तुम जराकू को मारने में इसकी मदद करनी होगी। महारानी, मैं तो खुद उस दुष्ट अत्याचारी सरदार से दुखी हूँ। मैं बरसों से यही चाहता हूँ आया हूँ कि उसके जुल्मों का अंत करने वाला कोई आए। जबकि हमारी रानी लौट आई है तो उसकी सहायता जरूर करूंगा। शाबाश ओझा, अब तुम देवता तुम्हारी मदद करें। ओझा जराकू को मारने के बाद रानी को इस कबीले की रानी बनाना अब तुम्हारी जिम्मेवारी है और वह खजाना भी अब इसे सौंप देना, क्योंकि खजाने पर इसी का हक है। परछाई के गायब होने पर ओझा रानी ओझा अमित और रजनी और अमित से बोला, आप दोनों चिंता न करें। इतना कहते ही परछाई वहां से गायब हो गई। आप चिंता ना करें, बलि वाले दिन मैं कबीले के वक्त चुपचाप आप लोगों को हाथ खोल दूंगा और आप स्वतंत्र हो जाएंगे। मेरे यहाँ कुछ वफादार साथी भी हैं जो आपके लिए अपनी जान तक दे देंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं दिन निकलने से पहले वापस कैद खाने में पहुंच जाना चाहिए। जाइए, देवता आप लोगों की मदद करे। विदा। फिर रजनी और अमित वापस कैद खाने में लौट आए। अगले 2 दिन रोज कुछ नहीं हुआ। ओझा भी अपने ऊपर हुए हमले के बारे में किसी को कुछ नहीं कहा, किंतु वह चुपचाप सरदार के विरुद्ध अपने वफादार साथियों को तैयार करता रहा। अंधेरे में डोगा और उसके साथी खजाना हथियाने की नई योजना बना रहे थे जो पूरी तरह पूरी नहीं हुई थी। फिर भी बलि का दिन आ गया और तैयारी होने लगी, किंतु ठीक उसी वक्त ओझा ने वादे के मुताबिक दोनों के बंधन को मुक्त कर दिया और रजनी का हाथ थामकर स्टेज पर चढ़ गया और सरदार डोगा वक्त कुछ समझ पाते, जबकि दूसरी ओर ओझा चीख चीख कर कह रहा था, कबीले वासियों, यह पिछले जन्म की में हमारी महारानी का दूसरा जन्म लेकर वापस आई है। सरदार इसकी बलि देना चाहता है। आप क्या ऐसा होने देंगे? नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ओझा की बात सुनकर सरदार चीखा, कमीने गद्दार, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सैनिकों, इसे खत्म कर दो। सरदार के आदेश पाते ही सैनिक आगे बढ़े, लेकिन सैनिक ओझा के समर्थन में आदिवासियों के बीच में युद्ध छिड़ गया। आह, मार गया रे! तभी सरदार ने कुछ दूर खड़े अमित पर छलांग लगाई और पूरी ताकत से उसका गला दबाने लगा। कमीने, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी अचानक रजनी की पास परछाई प्रकट हुई। बेटी, अब समय आ गया है, तुम जरा को मारकर अपने भाई की जान बचाओ। कुछ देर में तुम्हारे शरीर में प्रवेश करके उस पापी का विनाश करने के लिए नई शक्ति मिलेगी। और फिर परछाई आगे बढ़कर रजनी के जिस्म में समा गई और सहसा रजनी को ऐसा लगने लगा जैसा उसका शरीर में शक्ति का संचार हो गया है। उसने पास खड़े एक सैनिक से भाला छीना और जंप लगाकर पास खड़े घोड़े पर सवार हो गई। ठहर जा, जरा को तेरी मौत आ रही है। और रजनी ने जराकू की और घोड़ा दौड़ा तेजी से दौड़ाया और जराकू के पास पहुंचते ही संभलने का जरा भी अवसर नहीं बिना ही भाला उसकी छाती में घोंप दिया और जराकू के मरते ही भी वह पराया था समझ रजनी के जिस्म से अलग हो गई। रजनी तुरंत घोड़े से उतरकर अमित के पास पहुंची। तुम ठीक हो ना भैया? हाँ रजनी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आओ, अपने अ, कबीले वालों की सहायता करनी चाहिए। और अ, अमित व रजनी के जाती ही जराकू के पास, जराकू, मरने से पहले तुम्हें खजाने का पता बता दो। मैं वादा करता हूँ तुम्हें सबसे सबसे तुम्हारी मौत का बदला लूंगा। खजाना दक्षिण दिशा में गुफा में है, उसमें है। और मैदान में जा
मैदान में सरदार समर्थक तथा ओझा के समर्थकों के बीच भयानक जंग चल रही थी। उसका फायदा उठाकर डोगा व उसके साथी चुपचाप खिसक लिए और दक्षिण दिशा में गुफा में पहुंचे। जहां उपस्थित अनमोल खजाना देखकर डोगा और उसके साथी खुशी से उछल उठे। यह सब मेरा है, इसे सारे खजाने का मालिक हूँ। नहीं, यह सब मेरा है। और फिर खजाना के लालच में पता नहीं उन लोगों को स्वार्थ कैसा भूत सवार हुआ कि वे आपस में लड़ने लगे। मार गया। डोगा के अधरों पर भयानक मुस्कान नाच उठी, जेब से रिवॉल्वर निकाली और अपने साथियों पर फायर करने लगा। मार दिया, दाएं दाएं। आहा। और यह सारा खजाना मेरा है, और अब पूरी दुनिया में मुझसे अमीर आदमी कोई नहीं होगा। डोगा किंतु डोगा को क्या मालूम था कि मौत उसके सिर पर भी पहुंच चुकी है, क्योंकि उस खजाने का रक्षा कर रहे नाग देवता डोगा नोगा को उस डस लिया। नाग के काटने पर डोगा जमीन में गिरकर तड़पता रहा, फिर शांत हो गया। और तभी उस गुफा में अमित और रजनी और कबीलेवासी आ पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर सब समझ रह गए। रानी, इन सबको इनके किए की सजा मिल चुकी है। अब यह खजाना आपका है। नहीं होता, यह खजाना मेरा नहीं बल्कि कबीलेवासियों का है, और मैं तो कहती हूँ कि आप इनका उपयोग कबीले के विकास के लिए करें। जो आज्ञा रानी जी। और अगले दिन रजनी कबीले की रानी की हैसियत से आम सभा बुलाई। आज आप लोगों के साथ स्वतंत्र आज के बाद आप सब लोग स्वतंत्र हैं, और अगर आप मेरा और अपनी रानी मानते हैं तो मेरा हुक्म मानने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप सभ्य संसार से संबंध जोड़ें, ताकि तरक्की करें, ताकि आने वाली पीढ़ी सभ्यता की रोशनी में जन्म ले। हमारी रानी जिंदाबाद। अगले दिन अगली सुबह अमित भारत वापस लौटने के लिए तैयार थे। ओझा, अच्छा ओझा, अब हम जाने की अनुमति दे। जैसी आपकी मर्जी है, आपके जाने का इंतजाम हो गया है उसकी कोई जरूरत नहीं ओझा। बस हम जंगली जंगल के बाहर समुद्र के किनारे पहाड़ तक पहुंचा दे। पहाड़ियों में छिपी बदमाशों की मोटर लॉन्च हमें वापस अपने देश चले जाएंगे। और फिर ओझा सभी कबीलेवासी अमित व रजनी से विदा लेकर समुद्र के किनारे आए। देखो भैया, राजमाता की आत्मा हमें विदा करने आई है। हाँ, देख रहा हूँ। जाओ मेरे बच्चों, ईश्वर तुम्हें हमेशा सफल करे। आज मैं इस प्रेत योनि से मुक्ति पाकर अपने लोक वापस जा रही हूँ। और कुछ क्षणों बाद रजनी और अमित मोटर लॉन्च में बैठकर अपने देश की ओर चल पड़े। समाप्त दोस्तों।